पिछली क्लास में हम आप लोगों को लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे आपको जो दो लोगों को नॉमिनेट करने का प्रावधान था लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बारे में। तो राष्ट्रपति पहले क्या करता था, दो लोगों को मनोनीत करता था। जब उनका, कौन दो लोग थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के, जब उनका लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं होता था या पर्याप्त सीटें उनकी नहीं होती थी, तो ये इसमें फिर धीरे धीरे के यानी प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए था, फिर इसमें विस्तार किया जाता रहा और अंतिम विस्तार 1995 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा 2020 तक कर दिया गया। फिर उसके बाद 104वां संविधान संशोधन आता है 2019 में, आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा मनोनीत जो था उसको समाप्त कर दिया गया। तो लिख लेते हैं पॉइंट के रूप में, आंग्ल भारतीय समुदाय का जब आंग्ल भारतीय समुदाय का जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जब लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं होता है, पर्याप्त बहुमत नहीं होता था, तो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था। तो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था, लोकसभा में मनोनीत करता था। कौन? आंग्ल भारतीय समुदाय के दो लोगों को मनोनीत करता था। राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था। राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था। मूल संविधान में यह प्रावधान केवल मूल संविधान में यह प्रावधान केवल यह प्रावधान केवल 10 वर्षों 1960 10 वर्षों के लिए था या 10 वर्षों तक था। लेकिन इसमें संशोधन करके इसे विस्तारित किया जाता रहा। लेकिन इसमें संशोधन करके इसे विस्तारित किया जाता रहा। तो मूल संविधान में केवल यह 10 वर्षों के लिए प्रावधान था, लेकिन इसमें संशोधन करके इसे बढ़ाया जाता रहा। अंतिम विस्तार, इसमें आखिरी विस्तार कब हुआ? 1995 संविधान संशोधन अधिनियम। अंतिम विस्तार इसमें 95 संविधान संशोधन अंतिम विस्तार इसमें 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा। दो हजार नौ द्वारा 2020 तक किया गया। 2020 तक किया
गया। तो अंतिम विस्तार कब हुआ? 1995 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा। 2000 यानी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 2009 आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व का संबंधित विस्तार से। तो अब उसके बाद एक संशोधन फिर आता है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब होता है? 2019 में। 2019 यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन, आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब अगला पॉइंट है, तो आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? तो आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है जिसके पिता या कोई यूरोपीय मूल का हो, जो यूरोपीय मूल को हो, या पिता या कोई भी व्यक्ति उसके संबंधी तो यूरोपीय मूल के हों और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, वहाँ जन्म हुआ हो और वह अस्थायी उद्देश्य से रह रहा हो या ना रह रहा हो, अस्थायी उद्देश्य से हो ना रह रहा हो, सॉरी, अस्थायी उद्देश्य से अस्थायी उद्देश्य से ना रह रहा हो। तो लिख लेते हैं, आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है, आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है, आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है जिसके पिता या कोई, जिसके पिता या कोई यूरोपीय मूल का हो, यूरोपीय मूल का हो और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, वहाँ जन्म हुआ हो और वहाँ जन्म हुआ हो और वह अस्थायी उद्देश्य के तहत ना रह रहा हो, अस्थायी उद्देश्य के तहत ना रह रहा हूँ। तो व्यक्ति आंग्ल भारतीय व्यक्ति होता है। तो आंग्ल भारतीय व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके पिता या कोई यूरोपीय मूल का हो और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, उसका जन्म हुआ हो और वह अस्थायी रूप से उस क्षेत्र में ना रह रहा हो, मतलब स्थायी रूप से लगभग रह रहा हो या रहने के उद्देश्य से वो रह रहा हो।
फिर अगला पॉइंट है, पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। अगर पूछा जाए पहली लोकसभा का गठन कब हुआ तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और पहली लोकसभा का प्रथम सत्र कब से हुआ? 13 मई 1952 को शुरू हुआ। और पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से रहा? तो जब से सत्र शुरू होता है तभी से कार्यकाल होता है। तो 13 मई 1952 से 3 अप्रैल 1952 तक, 13 मई 1952 से 3 अप्रैल 1952 तक, सॉरी 3 अप्रैल नहीं 4 अप्रैल 1952 तक। तो पहली लोकसभा का गठन पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और पहली लोकसभा का प्रथम सत्र, पहली लोकसभा का प्रथम सत्र, पहली लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। 13 मई 1952 को शुरू हुआ। पहली लोकसभा का कार्यकाल, पहली लोकसभा का कार्यकाल, पहली लोकसभा का कार्यकाल 13 मई 1952 से 13 मई 1952 से 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1952 तक रहा। तो ये गठन, प्रथम सत्र और कार्यकाल के बारे में, पहली लोकसभा के बारे में दे रखा है। तो हमने अभी तक अनुच्छेद 79 जिसमें है संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना और 81 में निम्न सदन यानी लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ा है। तो अब उसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 82 में दे रखा है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन जो होता है, बंटवारा, और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित है। अनुच्छेद जो 82 है, जो कहा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन यानी सीटों का दोबारा से आवंटन या राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिसीमन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य
लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 82 है वो किससे संबंधित है? लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। तो यानी सीटों का आवंटन और राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिसीमन कहा जाता है। अब अगला पॉइंट, संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीत का निर्धारण करे। संसद को अधिकार दिया गया है कि जो परिसीमन का है यानी सीटों का आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन के लिए नियम कानून बनाए। तो लिख लेते हैं, संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए किसके परिसीमन के लिए, वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे, कार व रीति का निर्धारण करे। तो किसको अधिकार है परिसीमन का? संसद को। संसद ने क्या किया? 1952 में, 1962 में, 1972 में व 2002 में परिसीमन आयोग का अधिनियम लागू किया। तो लिख लेते हैं, संसद ने 1952, 1962, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग को या आयोग अधिनियम को लागू किया। आयोग अधिनियम को लागू किया। तो कितने परिसीमन गठित हुए? 4, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। अब जो है 42वें संविधान संशोधन आता है कब? 1976 में। तो 1971 की जनगणना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2000 तक रोक दिया गया। किसके? 1971 की जनगणना के आधार पर। कब तक स्थिर कर दिया गया? 2000 तक यथावत बना रहेगा, जो सीटें बटेंगी। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। तो जो 42वें संविधान संशोधन में प्रतिबंध लगाया गया था उसको और बढ़ा दिया गया, यानी 1971 की जो जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को स्थिर कर दिया गया था, उसको आगे और बढ़ाया गया। कब तक? 25 वर्षों के लिए, यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें 84वें संविधान संशोधन में
सरकार ने प्रावधान किया कि 1971 की जनगणना न लेकर 1991 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन को पुनर्समायोजित किया जाए। तो लिख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या कहा गया? 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन 2000 तक के लिए रोक दिया गया। के लिए स्थिर कर दिया गया। उसके बाद आता है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो कब तक रोक दिया गया? 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। अब आता है 44वां संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या कहा गया? जो 44वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो लिख लेते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 42वें संविधान या 42वें संशोधन के प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा। अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें सरकार को शक्ति दी गई और इसमें सरकार को
सरकार को शक्ति दी गई। इस संशोधन के माध्यम से सरकार को शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन कर सकती है। पुनः समायोजन कर सकती है। अब फिर एक संशोधन आता है 87वां संशोधन 2003 में। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। तो लिख लेते हैं। अधिनियम पहले को कहा गया 1991 में, 25 साल के लिए बढ़ाया गया 84 में, 42 में स्थिर कर दिया गया क्षेत्रों का विभाजन 2000 तक, फिर 84 में 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 26 तक स्थिर कर दिया गया। और उसमें कहा गया कि 1971 की जनगणना न लेकर 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। अब एक फिर संशोधन आता है 87वां संशोधन अधिनियम। कब आता है ये? 2003 में। तो इसमें कहा गया कि अब जनगणना कब कहाँ तक ली जाएगी परिसीमन करने के लिए? 2001 की। तो लिख लेते हैं 3 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया। न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। जनगणना के आधार पर। तो जो ये संशोधन किए गए, बदलाव जो किए जाने थे, तो जो बदलाव इस प्रकार से किए जाने थे, लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले, जो लोकसभा में सीटें थी उनको बिना बदले ये बदलाव किए जाने थे। तो लिख लेते हैं, उसके नीचे लिख लीजिएगा, इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को
के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं, बिना बदले किए जाते हैं। तो जो इस तरह के बदलाव हैं, राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना, जो आवंटित हैं लोकसभा में सीटें, उनमें बिना बदलाव किए जाते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 83, अनुच्छेद 83। तो इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के दोनों सदनों की अवधि। अच्छा, ये जो अनुच्छेद हैं वो दोनों से, राज्यसभा से यानी लोकसभा से संबंधित हैं, तो इसलिए संसद हमने लिखा है और उसके अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि। अच्छा, राज्यसभा में हमने अवधि के बारे में बताया था। तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं, ये किसमें इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 83 में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है या इसको भंग नहीं किया जाता है, इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अब लोकसभा, तो लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, पहली बैठक से 5 साल के लिए। लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा है, अगर आपातकाल लगा है तो उसकी अवधि 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। लेकिन यह विस्तार आपातकाल जब खत्म हो जाता है तो 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं रहता है। अगर आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने तक ही यह विस्तार रहेगा। तो लिख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल यानी अनुच्छेद जो 83 है, संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अवधि के बारे में कौन सा अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 83। तो लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए
5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा की अवधि आपातकाल, लोकसभा की अवधि आपातकाल, लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है। एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार आपातकाल खत्म होने आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अवधि से अधिक नहीं होगा। तो लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं होगा। अब इसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में अगली क्लास में आपको बताएंगे। अच्छा, परिसीमन आयोग जो होता है, तो निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग जब आयोग पढ़ाएंगे तो उसमें इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे।